समारोह में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई हंसराज विश्वकर्मा जी, हमारे सम्मानित रोहनिया के विधायक भाई सुरेंद्र नारायण सिंह जी, युवा मोर्चा के हमारे संयोजक भाई अमन सोनकर जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष भाई कमलेश पाल जी, हमारे युवा साथी भाई वीरू सिंह जी, हमारे अपर समायुक्त, सहायक समायुक्त सहित सभी उपस्थित संप्रवर्तन अधिकारीगण, विभागीय कर्मीगण, आए हुए सभी श्रमिक भाइयों बहनों एवं यहाँ पर उपस्थित हमारी श्रमिक पुत्रियां, मीडिया बंधुओं, जैसा कि आज ये वाराणसी जो 3 महत्वपूर्ण महापुरुषों एवं भगवान की धरती है, एक और भोले शिव की नगरी वाराणसी, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले प्रथम संदेश की धरती सारनाथ, तो वहीं पर तीसरी ओर महान संत शिरोमणि रविदास जी की धरती, तो वहीं पर अक्षर समाज सुधारक महान संत कबीर की यह धरती रही है। तो इस वाराणसी की धरती को मैं कोटशः नमन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वाभाविक रूप से आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण धरती है, ऐसी धरती आपको जल्दी कहीं मिलती नहीं है। और आज उसके महत्वपूर्ण इस मड़ुआ जी चौराहा, जिसको हमारे सम्मानित विधायक जी और माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि मांडव इसकी धरती रही है, जिसके नाम पर मांडवा और मांडवा से फिर मड़ुआ डीह नाम पड़ा। इस ऐतिहासिक लेबर अड्डे पर आज निर्माण श्रमिकों के हित लाभ योजनाओं का वितरण कार्यक्रम होने जा रहा है। चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज की ही धरती से सांसद हैं, यानी ये भी गौरव इस बनारस को मिला है जिसने देश को दूसरा प्रधानमंत्री दिया। बहुत पहले कभी लाल बहादुर शास्त्री जी हुए थे, इस वाराणसी की जनता ने ऐसे कुशल नेतृत्व करने वाले, जिसके नेतृत्व की धाक पूरी दुनिया में हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपने सांसद बनाया है। तो स्वाभाविक रूप से मैं वाराणसी की इस बहादुर जनता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, उनको भी प्रोत्साहन करता हूं।
आप जानते हैं कि जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में केंद्र प्रदेश की सरकार बनी है, लगातार जहां चतुर्मुखी विकास हो रहा है वहीं पर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम प्रत्येक जरूरतमंद लोगों के घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। आपने बहुत सी सरकारों को देखा होगा, वोट लेते थे, चुनाव जीतते थे, उसके बाद 5 साल तक दिखाई नहीं पड़ते थे। लेकिन आज हमारे जनप्रतिनिधि भी दिखाई पड़ते हैं, मुख्यमंत्री भी दिखाई पड़ते हैं, प्रधानमंत्री भी दिखाई पड़ते हैं, उनका काम भी दिखाई पड़ता है, उनका काम घर घर बोलता है। किसी के घर में गैस चूल्हा सिलेंडर दिखाई पड़ रहा है, हर श्रमिकों के भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता संस्थापक, जो पहले कभी जनसंघ था फिर भारतीय जनता पार्टी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन की राह पर चलते हुए हम इन श्रमिकों को भी न केवल अपनी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रहे हैं, बल्कि इनको विकास की मुख्य धारा में खड़ा होने का अवसर देकर सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी बसर बसर करने का रास्ता भी प्रशस्त कर रहे हैं। आज मैंने जानबूझ करके इस लेबर अड्डे पर कार्यक्रम रखा क्योंकि पूरे देश में मैं उत्तर प्रदेश का पहला श्रम मंत्री हूं जो लेबर अड्डों पर जाने का सिलसिला जारी किया। लगभग 60-65 जिलों के एक लेबर अड्डे पर मैं अब तक हो चुका हूं। इसीलिए जानबूझ करके, क्योंकि विभाग का कार्यक्रम तो बहुत बड़ा होता है, मैंने जानबूझ के आज लेबर अड्डे पर कार्यक्रम रखा जिससे कि मैं श्रमिकों के बीच में चलकर खुद उनसे रूबरू होऊंगा और साथ ही साथ विभाग की सारी जानकारी उनको दूंगा। और जब से श्रम विभाग की जिम्मेदारी मुझको मिली है, सबसे पहले मैंने अभियान चलाया श्रमिकों का ज्यादा से ज्यादा पंजीयन हो। पंजीयन ज्यादा हो इसलिए लेबर अड्डों पर भी जाने का सिलसिला मैंने प्रारंभ किया। लेबर अड्डों पर भी कैंप लगाने के लिए मैंने निर्देश दिया और सभी लेबर अड्डों पर चक्रानुक्रम में बारी बारी से हर जगह पहुंच करके कैंप कराएं, पंजीयन कराएं। यही नहीं, श्रमिकों को सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिले इसलिए हमने पंजीयन फीस पहले 50 रुपए से घटा के 20 रुपया किया। नवीनीकरण फीस भी 50 रुपए से घटा के 20 रुपया किया होता था। अब हमने 3 साल पर नवीनीकरण की व्यवस्था किया। यही नहीं, इस कोरोना आपदा काल के देखते हुए हमने वर्तमान में आपके पंजीयन और नवीनीकरण को निःशुल्क करने का निर्देश दिया जो मार्च महीने तक चलेगा। यानी ये अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और मार्च महीने तक आपका पंजीयन निःशुल्क चलेगा। हमने ये भी देखा हमारे मजदूरों को पंजीयन कराने के लिए
हमारे श्रम कार्ड का चक्कर लगाना पड़ता था, बार बार उसे बाबू दौड़ाता था, कहीं एलयू पहाड़ा पढ़ाता था, अधिकारी बार बार उसको परेशान करते थे, 20 रुपए के बजाय 200 रुपया 500 रुपया लेने की कोशिश करते थे। तो मैंने इसका भी इलाज किया, न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी। हमने अब ऑनलाइन पंजीयन कराने की व्यवस्था भी दे दिया है। अब किसी भी श्रमिक को हमारे जो भी जन सुविधा केंद्र है, उस जन सुविधा केंद्र पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। और यहां तक कि चूंकि हमने निःशुल्क पंजीयन की व्यवस्था कर रखी है, केंद्र जो आपसे चार्ज लेता है वो जो भी अमाउंट हो, 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया जो भी है, आप उसको दे के अपना पंजीयन कराइए, रसीद ले लीजिए। अगर रसीद रहेगी तो जन सुविधा जो चार्ज आपसे करता है वो फीस भी आपकी रिटर्नेबल है। और पंजीयन जरूरी क्यों है? इसलिए कि श्रम विभाग की सारी कल्याणकारी योजनाएं का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिक होंगे। इसलिए अपना पंजीयन आप जरूर करा लें। कल हमें एक चीज और जानकारी मिली। मैं सोनभद्र गया था, कुछ लोगों के द्वारा हमें जानकारी हुई कि जन सुविधा केंद्र के लोग ऑनलाइन तो पंजीयन करते हैं, लेकिन वो सूची पहले आती है एलयू के पास, एलयू जांच के नाम पर उसको रिजेक्ट कर देता है। अपर समायुक्त इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगे। रिजेक्ट की जा रही है तो इसका मतलब है वो संबंधित अधिकारी अनुचित लाभ नहीं पाया है, इसलिए जानबूझ करके उसको निरस्त कर रहा है। जब हमने व्यवस्था कर दी, सेल्फ सर्टिफिकेशन ही पर्याप्त है। जब सेल्फ सर्टिफिकेशन पर्याप्त है तो कोई भी पंजीयन एलयू के माध्यम से निरस्त नहीं होनी चाहिए। अगर एलयू निरस्त करता है तो हम उसका भी इलाज करेंगे। अब उसको भी अगर ऐसा दोषी पाया गया तो हम सस्पेंड नहीं करेंगे, उसके बर्खास्तगी की व्यवस्था के लिए पत्रौली चला करके उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि ये श्रमिक समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति है, रोज कमाता है रोज खाता है, झोपड़ी से लेकर के बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं तैयार करता है, और यहां तक कि यही श्रमिक सुई से लेकर जहाज तक बनाता है। श्रमिकों के हित लाभ योजना में ये अक्षम्य अपराध है। दलालों को तो हमने बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन हमारे विभागीय कर्मी भी अपनी हरकत से बाज आए हैं। सरकार की मंशा के विपरीत आचरण करने वाले कोई भी अधिकारी, छोटे हों बड़े हों, या हमारा मातहत अन्य कर्मी हैं, कोई नहीं बख्शा जाएगा।
अगर श्रमिकों के हित लाभ योजना में किसी प्रकार का खेद हुआ तो मैं हर जगह लेबर अड्डे पे इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आप सरकार के निर्देशों की अवहेलना करें। इसलिए हमारे सभी अधिकारी भी चुस्त दुरुस्त होकर काम करें, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करें। और अपर समायोग हमारे यहां के सीनियर अधिकारी हैं, उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आपकी भी नजर इन पर रहनी चाहिए। ये अंतिम और पहली हिदायत है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि हमें जानकारी नहीं थी। सब पे आप नजर रखिए। आप इनके सबके यहां पर बड़े अधिकारी हैं इस क्षेत्र के, तो न केवल वाराणसी पर, वाराणसी क्षेत्र में आने वाले जितने भी जिले हैं उन सभी के एलईओ और कर्मियों पर इस प्रकार की नजर आपकी रहनी चाहिए। समय समय पर सडन विजिट भी होना चाहिए, पत्रावलियों का निरीक्षण भी करना चाहिए। कोई पत्रावली लंबे अरसे से लंबित है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की पत्रावली भी आगे बढ़ानी चाहिए। हाथ में हाथ रख करके बैठने की आवश्यकता नहीं। इसको हमारे अधिकारी गंभीरता से संज्ञान में लें। एक चीज अगर आप जाते हैं तो साथियों बहुत ढेर सारी योजनाएं आपके लिए चलाई जा रही हैं। जैसे अगर कोई हमारी श्रमिक महिला बच्चे को जन्म देती है तो 3 महीने में जितना वो अर्न करती है, जितना उसको आय होता है, 3 महीने के आय के बराबर की धनराशि 1000 रुपया अतिरिक्त उसको आर्थिक सहायता दिया जाता है उस प्रसव काल के लिए, प्रसूतावस्था के लिए। अगर महिला स्वयं श्रमिक नहीं है, उसका पति श्रमिक है, तो ऐसी महिला को 6000 रुपया प्लस 1000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी श्रमिक के घर में बेटी पैदा हुई तो पहले 15,000 रुपया मिलता था, अब उसको हमने बढ़ा के 25,000 रुपया कर दिया। 25,000 रुपया तत्काल उसके पोषण के लिए आर्थिक सहायता। अगर बेटा पैदा हुआ तो पहले 12,000 रुपया मिलता था, उसको हमने 20 रुपया कर दिया, 20,000 कर दिया। यानी बेटी पैदा होने पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता, बेटा पैदा होने पर 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता पोषण के लिए। 2 बच्चों तक ये अनुमन्य है, चाहे दोनों बेटियां लगातार हों या दोनों बेटे लगातार हों या एक बेटी एक बेटा हो, 2 बच्चों तक अनुमन्य है। कभी कभी किसी के जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, ऐसी हालात में 2 बार के लिए अनुमन्य है। मान लीजिए अनुमन्य है, यानी 2 बार के लिए अनुमन्य है। अगर पहली बेटी जब पैदा होती है, जन्म पैदा हो गई, तो उसके नाम पर हम 50,000 रुपए की सावत जमा करते हैं, जो 18 साल उम्र पूरा होने पर 2 लाख मिलता है। यही नहीं, हम अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भी आर्थिक सहायता देते हैं। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत
अगर हमारे श्रमिक और की बेटी या बेटा प्राइमरी में पढ़ रहा है, जबकि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार निःशुल्क शिक्षा दे रही है, निःशुल्क बस्ता, निःशुल्क कॉपी किताब, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क जूता मोजा, निःशुल्क स्वेटर सब दे रही है, उसके बावजूद अगर वो श्रमिक की बेटी बेटा है तो ये सुविधा तो मिलेगा। इसके अतिरिक्त श्रमिक के बच्चा होने के नाते प्राइमरी में 150 रुपया महीना आर्थिक सहायता, जूनियर हाई स्कूल यानी 6 से लेकर के हाई स्कूल तक 200 रुपया महीना, इंटर में पढ़ने पर 250 रुपया महीना, ग्रेजुएशन करने के लिए 500 रुपया महीना, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1000 रुपया महीना, ITI पॉलिटेक्निक करने के लिए 3000 रुपया महीना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 5000 रुपया महीना, मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपया महीना। ये आर्थिक सहायता हम देते हैं अलग से। इस प्रकार की सहायता अन्य किसी विभाग में संचालित नहीं है, ये केवल श्रमिकों के सम्मान में संचालित की गई। यही नहीं, इनमें ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं, हम उनको 2000 रुपए से लेके 22,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि अलग से देते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने आता है या मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने आता है तो राज्य सरकार द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की जो निर्धारित फीस है वो पूरी की पूरी फीस श्रम विभाग जमा करता है। हमारे किसी मजदूर को अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारे श्रमिक भाई मजदूर बन गए, श्रमिक बन गए, ये उनकी ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन सरकार चाहती है कि आपके बेटी और बेटे मजदूर न बनने पाए, इसीलिए पढ़ाई के लिए भरपूर आपको सहयोग दिया जा रहा है कि आप मजदूर तो बन गए, आपके बस में नहीं था, लेकिन आपके बच्चे मजदूर न बनने पाए, ये आपके बस में है। इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ, इनको अच्छे ओहदे पर ले जाने लायक बनाओ, अपने इन बेटियों को बेटों को भी डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, अध्यापक बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, अधिकारी बनाओ। और साथियों, हमें खुशी होगी कि ये बच्चे पढ़ लिख करके जब आगे जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमेशा हमेशा के लिए आपकी गरीबी रफू चक्कर हो जाएगी। पूरी ताकत लगाओ बच्चों को पढ़ाने के लिए, सरकार आपके साथ है। यही नहीं, इन बच्चों को पढ़ने अठारह मंडल हैं, हर मंडल में एक विद्यालय है, यानी 18 मंडल। इन बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई लिखाई, किताब कॉपी, ड्रेस, निःशुल्क खेलकूद का मैदान, विद्यालय निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। PWD को कार्यदायी संस्था बना दिया गया है, टेंडर प्रक्रिया प्रोसेस में है।
जमीनें हर मंडल की अकीद कर ली गई हैं। कम से कम 12 एकड़ से लेकर के 15 एकड़ तक जमीनें सब स्वीकृत हो चुकी हैं। अब केवल भवन निर्माण होना बाकी है। एक विद्यालय के निर्माण पर लगभग 67 करोड़ से लेकर 70 करोड़ तक आ रहा है एक विद्यालय के निर्माण पर। यानी उसी में खेलकूद का मैदान भी होगा, उसी में आपका हॉस्टल भी होगा, उसी में आपका स्कूल भी होगा, उसी में सारी व्यवस्था आपकी होगी, उसी में आपकी पढ़ाई लिखाई, उसी में आपका सब कुछ रहेगा। क्योंकि मैंने देखा मजदूर रोज कमाता रोज खाता है। आज मड़ुआडीह में है, इधर काम नहीं मिला तो कल उधर चला जाएगा, मुगलसराय साइड चला जाएगा, या काम नहीं मिला सारनाथ साइड चला जाएगा, या यहाँ भी और भी काम नहीं मिला तो नोएडा चला जाएगा, गाजियाबाद चला जाएगा, कहीं चला जाएगा। यानी अपने रोजी के चक्कर में, मजदूरी के चक्कर में रोज जगह बदलता है। और इसीलिए जब वो रोज जगह बदलता है उसके बच्चों को भी पीछे पीछे जाना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई फिर बाधित होगी। रोज जगह बदलने पर कोई स्कूल, किसी स्कूल में उसका दाखिला नहीं हो पाएगा। इसीलिए व्यवस्था किया गया कि मजदूर मजदूरी करने कहीं भी जाए उसका बच्चा अटल आवासीय विद्यालय में रहेगा और सारे का सारा खर्चा, खाना पीना, पढ़ाना लिखाना, सारी व्यवस्था सरकार की रहेगी। आप निश्चिंत होकर कमाइए, आपका बच्चा निश्चिंत होकर पढ़ेगा। और हमने बेटियों की शादी की व्यवस्था भी कर रखी। अगर हमारे पंजीकृत मजदूर हैं, उनकी बेटी की शादी होनी है, घर पे शादी करते हैं, अगर वो अपने घर पे शादी करते हैं तो हम 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनको देते हैं। हमने सामूहिक विवाह भी प्रारंभ कर दिया। अगर कोई लड़की, श्रमिक की बेटी सामूहिक विवाह में सम्मिलित होती है तो उसे कुल 65,000 रुपया मिलेंगे, उस बेटी के पिता के खाते में जाएगा। और यही नहीं, हमने कई जगह जब सामूहिक विवाह किया तो उसका अनुभव किया। आपकी मिर्जापुर में पिछले साल 570 जोड़े शादी हुई थी। अभी लॉकडाउन के ठीक पहले सोनभद्र में 580 जोड़ा शादी हुई थी। और अंतिम शादी हुई थी अयोध्या में, जहां 575 जोड़े की शादी हुई थी। तब तक आ गया लॉकडाउन। उसके पहले शादियां हो चुकी थी इस सेशन की बरेली में 573 जोड़ा, और उसके पहले हो चुकी थी 1100 जोड़े शादी कानपुर में, 1200 जोड़े शादी आगरा में। तब तक आ गया कोरोना, लॉकडाउन लग गया, शादी का कार्यक्रम स्थगित हो गया। यहां भी तय था, आपके वाराणसी में भी तय था, यहां का भी लक्ष्य था 1100 जोड़े शादी कराने का। लेकिन लॉकडाउन के चलते पूरे प्रदेश का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। तो हमने मिर्जापुर और तमाम गोरखपुर में भी 675 जोड़े शादी हुई थी। तो हमने देखा सामूहिक विवाह में मुख्यमंत्री जी भी कई जगह पहुंचे। मिर्जापुर में पहुंचे, पहली बार जब पहले राउंड में चला था 18 में, तो उसमें मिर्जापुर पहुंचे, गोरखपुर पहुंचे, दोनों जगह साथ रहे। इस बार भी अभी आगरा में पहुंच गए। तो जब हम मिर्जापुर में पहुंचे थे उसके बाद फिर गोरखपुर पहुंचे। तो गोरखपुर में एक जोड़े को देखकर मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा मुस्कुराए और मेरी ओर देखे, कहें मौर्य जी दूल्हे का कपड़ा गंदा है, जो मजदूरी करते हुए पहन के मजदूरी करने जाता वही पहन के आ गया शादी में। उसके बाद मैंने एक व्यवस्था इसमें और जोड़ दिया कि सामूहिक विवाह में 65,000 रुपया तो जाएगा आपके खाते में। हमने 60,000 रुपया
लड़की और लड़के के कपड़े के लिए अलग से व्यवस्था कर दिया, यानी 5,000 लड़की के लिए, 5,000 लड़के के लिए, $10 की व्यवस्था अलग से कर दिया कि $10 में जिसमें लड़की का ड्रेस आएगा, लड़के का ड्रेस आएगा। यानी अगर उसको भी जोड़ लिया जाए 65 और 10 तो 75 हो जाता, जिससे कि लड़के लड़की दोनों उस समय शादी के वक्त अच्छे परिधान में दिखें, क्योंकि श्रमिक है, मजदूरी करता है, उसी कपड़ा पहन के आ गया शादी में। तो हमने देखा कि इसमें सुधार करने की जरूरत है, और उसी गोरखपुर की शादी के बाद मैंने इसको जोड़ दिया। अब जो भी शादियां होंगी सामूहिक विवाह में, वर वधू दोनों के लिए उनके साज सज्जा वस्त्र के लिए किसी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करने वाले की बिल्डिंग बना रहे हैं, किसी की बना रहे हो, निर्माण मजदूर को निर्माण मजदूर, और उसका पैर फिसला ऊपर से नीचे आ गया और गिरने से उसकी मौत हो गई। ऐसी हालत में उसके परिवार को हम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी कभी गिरने के बाद आप फंस गए, लेकिन उस गिरने पर आपका दोनों हाथ टूट गया, यानी काम करने लायक नहीं रह गए, या दोनों पैर टूट गया, उस पोजीशन में आप काम करने लायक नहीं रह गए, या हाथ भी साबुत है, हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, लेकिन दोनों आंख चली गई तो भी आप काम करने लायक नहीं रहे। ऐसी हालात में हम 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। इस 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता में आप घर बैठ करके छोटा मोटा कोई भी रोजगार कर सकते हैं। दोनों हाथ टूटा है तो घर वहां बैठे बैठे अपने सहयोगी के साथ दुकान चला सकते हैं, या पैर टूटा है, हाथ साबित है, आंख साबित है, तो आप अपनी दुकान चला सकते हो 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता में। इसके बावजूद कभी कभी मान लीजिए आंशिक नुकसान हुआ, एक हाथ टूट गया, या एक पैर टूट गया, या एक आंख चली गई, ऐसी हालात में भी हम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। आप पंजीकृत मजदूर हैं, काम करने नहीं गए, अपने घर पे हैं, घर पे कोई शादी विवाह पड़ा है उसमें व्यस्त है, या बच्चा पैदा हुआ उसका मुंडन फुंडन का कार्यक्रम है, कोई संस्कार है उसमें रुक गए, या कहीं आप दावत चले गए, या मार्केटिंग करने के लिए अपने घरवाली के साथ आप बाजार करने चले गए, लौट के आए, अचानक आपकी स्वाभाविक मौत हो गई, तो स्वाभाविक मौत की हालत में भी आपको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम दिलाते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी किसी श्रमिक की दुर्घटना में मौत हो, या किसी भी हालत में मौत होने पर अगर आप पंजीकृत मजदूर हैं तो आपको अलग से 25,000 रुपए की अंत्येष्टि के लिए हम आर्थिक सहायता देते हैं। अंत्येष्टि के लिए भी हम 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। इसके साथ ही साथ हम श्रमिक गंभीर बीमारी के लिए भी आर्थिक सहायता देते हैं। अगर किसी भी हमारे मजदूर को कैंसर है, दिल की बीमारी है, उसका ऑपरेशन है, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, या उसका ट्रांसप्लांटेशन है,
न्यूरो सर्जरी है, जिसमें कभी कभी 1-2 लाख रुपए से लेकर 10-20 लाख रुपया खर्च हो जाता है। तो इस इलाज पर कोई सीमा नहीं है। 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, अगर आपके इलाज में 20 लाख रुपया लग रहा है तो हम 20 लाख पूरा का पूरा पैसा हम आर्थिक सहयोग के रूप में आपको देते हैं इलाज के लिए, बशर्ते इलाज सरकारी अस्पताल में होगा या सरकार द्वारा अधिकृत कोई निजी अस्पताल भी हो सकता है, लेकिन सरकार द्वारा अधिकृत ऐसे अस्पताल में। इसलिए हमने सरकारी और सरकार द्वारा अच्छे अस्पताल किया, जिससे कि कोई फर्जी इलाज का खर्च उठाने की कोशिश न कर सके। सही खर्च आपका जो भी होता है वो पूरा का पूरा खर्च आपका, जो ये बोर्ड बना हुआ है निर्माण मजदूरों के लिए, जिसको शॉर्टकट में बीओसी बोर्ड बोलते हैं, और पूरा नाम इसका है उत्तर प्रदेश भवन एवं सन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। छोटे में बोलना चाहे तो निर्माण बोर्ड बोल दीजिए, निर्माण मजदूर बोर्ड, निर्माण श्रमिक बोर्ड। तो इस बोर्ड के माध्यम से पूरा का पूरा पैसा आपको दिया जाता है। और साथियों, इसके अलावा बीमारी के लिए भी आपके खाते में 3,000 रुपया भेजते हैं, आपके खाते में हम डाल देते हैं बिना आपके मांगे। आपका पंजीयन हुआ, उसके बाद हम पूरा ब्यौरा कलेक्ट करके आपके खाते में डलवा देते हैं। अगर शादीशुदा है तो 3,000 रुपया महीने, 3,000 रुपया सालीना आपके खाते में। गैर शादीशुदा है तो 2,000 रुपया सालीना आपके खाते में। वो सामान पैसा क्यों? सामान बीमारी ले, जैसे सर्दी हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, रतौंधी हुआ, आपको 150 की जरूरत है, 500 रुपए की जरूरत है, 200 रुपए की जरूरत है। मैं जानता हूं मजदूर कोई उधार नहीं देता है, इसलिए वो आपके खाते में पड़ा है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप आवश्यकता अनुसार 1,000-500 रुपया कभी अचानक जरूरत पड़ गई तो आप उसमें से निकाल सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, किसी सामने आपको हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। और साथियों, इसके साथ ही साथ हम आपको आवासीय सुविधा भी देते हैं। पहले हम 1 लाख रुपया दे रहे थे, अब हमने 1 लाख रुपए की व्यवस्था खत्म करके अब प्रधानमंत्री आवास के समतुल्य धनराशि हमने देने की व्यवस्था कर दी। क्योंकि हम जानते हैं मजदूर रोज कमाता रोज खाता है। जिसमें बीपीएल सूची में नाम बन रहा था, चल रहा था, उसमें आप कहीं कमाने गए थे, नतीजा हुआ गरीब होने के बावजूद भी आप बीपीएल सूची में नाम आने से आपका वंचित हो गया, बीपीएल कार्ड से आप वंचित हो गए। अब बीपीएल कार्ड से वंचित होने का मतलब सारी सरकार की योजनाओं से आप वंचित हो गए। इसलिए आपकी ये व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए हमने व्यवस्था कर दिया कि अगर कोई पंजीकृत मजदूर है और उसके पास एक भी पक्का कमरा नहीं है तो हम उसको प्रधानमंत्री आवास के बराबर पैसा पक्का घर बनाने के लिए भी देंगे। प्रधानमंत्री आवास में जितना पैसा मिलता है उतना राशि बढ़ती है तो ये भी पैसा उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। शौचालय निर्माण के लिए हम अलग देते हैं। और यही नहीं, ऐसे तमाम परिवार हैं जो खाना बदौल जिंदगी जीते हैं। कभी रेलवे स्टेशन पर सो गए, कभी किसी बस अड्डा पर सो गए, कभी किसी रैन बसेरा में सो गए। तो ऐसे लोगों के लिए जो जरूरतमंद है उनको हम सोलर लाइट भी देते हैं। सोलर लैंप, लाइट का मतलब लैंप, जिसमें एक पंखा रहता है, एक लैंप रहता है, एक लाइट बल्ब रहता है,
सोलर लैंप के अलावा एक बल्ब रहता है, एक पंखा रहता है, ये भी देते हैं। कोशिश यही है कि विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं से हम श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कारगर हों। इसीलिए हमने हर प्रकार की चौकसी बरती। पूर्ववर्ती सरकारों में दलाल प्रक्रिया बहुत तेज थी। मजदूरों के पैसे को लोगों ने बड़ा दुरुपयोग किया, हमने उस पर भी नजर रखी। पहले की सरकारों ने क्या किया, आपकी कोई योजना का लाभ नहीं मिलता था, केवल साइकिल बांटते थे और साइकिल भी मजदूरों को नहीं मिलती थी। यह पैसा जो हाथ पर खर्च किया जाना चाहिए था, समाजवादी सरकार ने वो अपने कार्यकर्ताओं में साइकिल बांटा, पैसा मजदूर का। इसलिए पंजीकृत मजदूर के बच्चों के लिए व्यवस्था कर दिया। कब देंगे? अब तो 12वीं पास हुआ तो, यानी पढ़ने के लिए देंगे। अगर इन बच्चों को मजदूरी कराओगे तो नहीं मिलेगा। इन बेटियों को, बेटों को साइकिल तभी मिलेगा जब ये बेटे और बेटियां पढ़ाई करेंगे। क्योंकि मेरी चाहत है कि बेटियां भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये भी पढ़ लिख करके IAS IPS की नौकरी में जाएं। मैंने उस समय इसको सारी व्यवस्था को बढ़ाया। क्यों? एक बार यहां बीडी मजदूरों का कार्यक्रम था रेलवे स्टेडियम में। हमारे केंद्रीय मंत्री गंगवार जी और मैं दोनों आदमी था उसमें MBBS का 3रे साल का एक लड़का लाइन में खड़ा था मजदूरों के। मैं पहुंचा उसके पास, हमने कहा तुम बेटा कैसे? कहा साहब मैं MBBS 3रे साल का छात्र हूं और आप यहां जो मेडिकल पढ़ाई के लिए 10,000 रुपया मिलता है मैं लेने आया हूं। हमें खुशी हुई कि कितना अच्छा होगा कि सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में ये मजदूर की बेटियां डॉक्टर बन के निकले, इंजीनियर बन के निकले और श्रम विभाग उनको पढ़ाने का पूरा खर्च उठाया। इसलिए आपके सम्मान के साथ खड़ा है, आपके सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए खड़ा है। हमारे आता है खूबसूरत शहर बसा जो अभी विभाग की योजनाओं की जानकारी नहीं रखते, उन योजनाओं की जानकारी मैं आपको दूंगा। और मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूं, यह अब आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मजदूर जो आज इस कार्यक्रम में नहीं हैं, लेकिन आपसे मिलते जुलते हैं, काम करते वक्त, लौटते वक्त, जाते वक्त, या मान लो लेबर अड्डे पर आज वो नए आके कहीं काम करने चला गया, लेकिन मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। तो सारी जानकारियां आप उस मजदूर के साथ साझा करना।
सारी जानकारी आप उसको बताना। अगर 10 आदमी को आप बताओगे तो हमें खुशी होगी कि आपने मेरी बात को अन्य 10 लोगों तक पहुंचाई है। इसीलिए साथियों, मैं विस्तार से आपके सामने इन बातों को रखा, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक दर्शन दिया था समाज के अंतिम व्यक्ति की खुशहाली के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में खड़ा करने के लिए, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने के लिए। इसीलिए मैं समझता हूं सही मायने में समाज का कोई अंतिम व्यक्ति है तो ये श्रमिक है। इसलिए अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास फार्मूले के साथ हम सभी के साथ खड़े हैं, तो मजदूर कहीं छूटा ना रह जाए, मजदूर कहीं छूट ना जाए, मजदूर विकास के दौर में पीछे न रह जाए। इसलिए श्रम विभाग भी आपके साथ हर सुख दुख की घड़ी में खड़ा है, आपके सम्मान स्वाभिमान के लिए खड़ा है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आप तक लगातार पहुंचने का प्रयास कर रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां पर को भी कोर्ट नमन करता हूं, क्योंकि ये सारे कानून बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए हैं। लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, हम केवल उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के कानून मंत्री थे, लेकिन ये शायद बिरले लोग जानते होंगे कि कानून मंत्री के पहले 1932 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री भी थे। और 1932 में श्रम सेवायोजन मंत्री रहते, उन्होंने जो श्रमिकों के बेहतरी के लिए बहुत ढेर सारी कानून बनाई थी, ये मैं उन्हीं के कानूनों के तहत इन सारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंतिम व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता करते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो श्रमिक के हर सुख दुख के लिए कानून बना करके बेहतर जीवन यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किए, इन दोनों महापुरुषों को मैं कोई सा नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और कोशिश करता हूं कि आप सभी लोग भी मेरे साथ सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने के लिए आगे चलें, एक गगनभेदी नारा के साथ। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांधकर, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांधकर। आगे वाली बेटियां हमारी जो है चुप रहती हैं, हम देखते हैं ना कि कौन बेटी हाथ उठा रही, कौन अपना हाथ गिराए रहती है। और दम लगा के बोलो, अगर आप भूखे प्यासे आए तो मैं भी भूखे प्यासा आ जाऊं। आवाज में बुलंदी होनी चाहिए। भारत माता की।